अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भारी बारिश से फसलें हुई बर्बाद। वैज्ञानिक तकनीक से तिल की बुआई करके लें अधिक पैदावार। अपने राज्य सहित उत्तरी भारत में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों में तो चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा के चलते सब बेबस है और राज्य में लगातार बारिश का दौर जारी है। तो ये बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा, इस बारे में बता रहे हैं मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा। राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। दिनांक 12 जुलाई को भारी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होगी, केवल कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 13-14 जुलाई से एक और नया सिस्टम सक्रिय होगा, मानसून फिर से सक्रिय होगा। पूर्वी राजस्थान में आप देखेंगे फिर से अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर शुरू होगा, जो अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 14 जुलाई से नॉर्थ वेस्ट राजस्थान यानी बीकानेर संभाग के इलाकों में एक बार फिर से नए स्पेल से बारिश की गतिविधियां शुरू होगी और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश बीकानेर संभाग के इलाकों में देखने को मिलेगी। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण किसानों की फसलें चौपट हो गई है, खेतों में पानी भर गया है। वे बेबस होकर अपनी आंखों से फसलों की बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। किसानों के सारे मंसूबों पर भारी बारिश ने पानी फेर दिया। ऐसे में किसान करें तो क्या करें, कैसे बचाएं अपनी फसलों को, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य में हुई भारी बारिश, खेतों में भरा पानी, फसलें हुई बर्बाद। जहां देखो वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसान भाइयों, अपने राज्य में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण राजस्थान समेत कई राज्यों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। और बता दें कि खरीफ फसलों के लिए बारिश काफी फायदेमंद मानी जाती है।
लेकिन खेतों में अधिक जल भराव की वजह से फसलें सड़ने लगती है और इनमें कीट रोग लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। सब्जी और दलहन की फसलों पर तो बारिश का और भी बुरा असर पड़ता है और आप देख सकते हैं कि फसलों में काफी पानी भर गया है, जिससे किसानों की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फिरने की संभावना है। तो इस संभावित नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि जहां भी खेत में पानी भरा हुआ है वहां से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि यदि जल भराव नहीं होगा तो फसलों के सड़ने गलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और फसल में कीट रोग भी नहीं लगेंगे, जिस वजह से फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। इसके अलावा यदि किसान भाइयों कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है तो फसल खराब होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में खेतों में मेड़ों को काटकर कई जगहों पर किसान नालियां निकाल सकते हैं, जिससे सारा पानी नाली के सहारे बाहर निकल जाएगा, जिससे खेतों में जल भराव नहीं होगा और भारी बारिश होने पर भी फसलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, नहरों और नदियों के किनारे जल रिसाव के कारण भी जल भराव की स्थिति बन जाती है, इसलिए नहरों और नदियों द्वारा होने वाले जल रिसाव को रोककर इस समस्या को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो फसल में पीलेपन की समस्या देखने में आ सकती है, जिस कारण पौधों का सही विकास नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए खेतों की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करें, जिससे जमीन में हवा का आगमन अच्छा हो सके और जिन क्षेत्रों में बारिश के कारण पूर्णतः फसल खराब हो गई है वहां किसान पानी सुखाने के बाद दोबारा बुआई करें, ताकि आने वाले समय में फसल से अच्छी पैदावार ली जा सके। इस प्रकार किसान भाइयों, जो अभी भारी बारिश हुई है उस नुकसान से आप कुछ हद तक अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Lost Grove viewers, India's चाव में है। भवानीपुर के रहने वाले अखिलेश कुमार गुप्ता पिछले 51 सालों से बाबा नगरी जा रहे हैं। वो अक्सर अलग अलग रूप धरकर बाबा का जलाभिषेक करने बाबा धाम पहुंचते हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए इस बार उन्होंने भगवान शंकर का रूप धारण किया है। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर बाबा के भक्तों का ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में तिल की खेती खरीफ मौसम में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन प्रदेश के अधिकतर किसान इसकी बुआई करते समय लापरवाही करते हैं, जिससे बीजों का अंकुरण कम होता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, तिल की बुआई के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर। खरीफ की मौसम में वही आने वाली तिल की फसल के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तिल जैसा कि जिसको अंग्रेजी में सेसम भी कहते हैं, तो तिल की फसल हमारी एक जो फसल है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी किसान जो लगाता है तिल की फसल, अनुपयोगी भूमि में किसान लगाता था पहले, जहाँ पानी नहीं रहता था या पानी बहुत कम टिकता था या हल्की भूमि है उसमें तिल की फसल करने के लिए किसान लालायित रहता था। तिल की जातियों का जहाँ तक चुनाव करने का मामला है तो किसान भाइयों को मैं बता दूं आपको, TKG 308, TKG 21, TKG 8, TKG 12, TKG 16, JTS 308, तो ये जातियां सब बहुत अच्छी जातियां हैं। अगर इनको आप चुनाव करते हैं तो आपको उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी थोड़ी सी अच्छी भूमि की भी आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास तिल के लिए अगर भूमि का चयन करना है तो अब ऐसी भूमि होना चाहिए सबसे पहले तिल के लिए कि जिसमें पानी न टिकता हो। सबसे पहले मुख्य चयन का आधार ये रहेगा। और इसके अलावा ये तिल की भूमि हल्की रेतीली दुमट भूमियों में आसानी से की जा सकती है और इसका उत्पादन हल्की और पथरीली कंकरीली टाइप की जो मिट्टी होती है उसमें बहुत अच्छे से तिल की खेती होती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। पाटा लगाने के बाद तिल की खेती करने के लिए आप गोबर की खाद अगर सड़ी हुई हमारे पास उपलब्ध है 50 से 100 कुंटल पर हेक्टेयर तक, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे हमारी तिल की खेती बहुत अच्छे से होती है और मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। जहाँ तक बात आती है खाद की, खाद के रूप में जैसे इसमें 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। हल्की भूमियों के लिए, भारी भूमियों में भी इतनी मात्रा आपको डालना है। भारी भूमियों में वैसे इसका अंकुरण प्रभावित होता है, लेकिन जिन खेतों में पानी भरता है, काली मिट्टी है, उसमें आप तिल की खेती बिल्कुल न करें। सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट और पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए। शेष यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग बुआई के 25 से 30 दिन बाद फसल में उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। किसान भाइयों, तिल की बुआई 2 तरीकों से करते हैं। पहली है कतारों में बुआई और दूसरी है छिड़काव विधि। तो छिड़काव विधि से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलो बीज की जरूरत होती है, जबकि लाइन में बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अब बात आती है तिल का बीजोपचार। बीजोपचार जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को उपचार करें। इसके बाद जैव उर्वरकों से उपचार करें। जैव उर्वरकों में आपके पास एजेटोबैक्टर और पीएसपी 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उससे उपचार करने के बाद आपको उपज में वृद्धि होगी, मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर आप बीज की बोनी कर रहे हैं आप सीडल से, तो सीडल में आप इसमें बोनी करते समय आप इसमें या तो वर्मी कंपोस्ट सूखा मिला लें, उसमें 10 किलो, 1 किलो में 10 किलो वर्मी कंपोस्ट मिला के आप उसका यूनिफॉर्मिटी आपकी बहुत अच्छी से आ जाएगी। क्यों 2 किलो आप तिल अगर सीडल में डालेंगे तो उससे बोनी करना संभव नहीं है। तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा 2 किलो तिल के लिए आप कम से कम 20 किलो वर्मी कंपोस्ट सूखा, बिल्कुल दानेदार वर्मी कंपोस्ट को आप उसमें मिला के आप उसकी बोनी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप यूरिया भी अगर मिलाना चाहें आप 2-4 किलो 5 किलो तो वो भी मिला दें, तो उससे उसका सर्कुलेशन पाइपों में अच्छे से बढ़ जाता है और आपकी तिल की बोनी बहुत अच्छे से होती है। इसके साथ साथ में हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग का भी एक विकल्प होता है, छिड़काव विधि से भी हम तिल की बोनी कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास विकल्प एक बहुत अच्छा है। अब बात आती है इसकी बोनी कितनी दूरी पर करें। 30 सेंटीमीटर कूण से कूण की दूरी और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आपको मेंटेन करके चलना है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, बोने समय जो ध्यान रखने वाली बात है वो सबसे बात ये आती है कि इसकी गहराई कितनी रखें। गहराई, बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर, बस हल्की। 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर पानी गिर गया तो अंकुरण प्रभावित होता है काफ़ी अच्छे से। किसान भाइयों, तिल की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करना जरूरी होता है, इसलिए बोनी के 15 से 20 दिन पश्चात पहले निंदाई करें और इसी समय आवश्यकता से अधिक पौधों को निकालना चाहिए। निंदा की तीव्रता को देखते हुए दूसरी निंदाई आवश्यकता होने पर बोनी के 30 से 35 दिन बाद तो उर्वरकों का खड़ी फसल में छिड़काव करने के पूर्व करना चाहिए। अगर गुड़ाई आप नहीं करते हैं तो हमारे तिल की उपज में काफ़ी कमी होती है। तो आपको गुड़ाई, तिल की फसल और गुड़ाई दोनों का संबंध बहुत अच्छा है, उसमें गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है। एक गुड़ाई अगर आपको लोग करा देंगे उसमें बीड़ी नियंत्रण के लिए, तो आपकी बहुत ही अच्छी तिल की पैदावार प्राप्त आपको होगी। इसी के तकनीक को अगर आप, जो मैंने आपको बताया है, इसको अगर आप अपनाते हैं तो आपको तिल का बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। 8 से 12 कुंटल तक तिल की भी उपज आप पर हेक्टेयर ले सकते हैं, जो जिससे कि आपकी आय में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की है और इसके बाद हम सरसों भी लगा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बोलबम के नारों के बीच बाबा के भक्त 105 किलोमीटर लंबी देवघर की पैदल यात्रा पर हैं। ना तो यहाँ उम्र की सीमा है और ना ही कोई बंधन है। कई भक्त अनोखे अंदाज में बाबा धाम जाते देख रहे हैं। अपने अपने कांवर में गंगा जल भरकर भक्त भगवान शंकर के दर्शन के लिए निकले हैं। इनमें 54 फीट का एक कांवर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। खेती यदि तकनीक और सूझबूझ के साथ की जाए तो बड़े मुनाफे का सौदा होती है। कुछ फसलों में खेती में किसान कम लाभ ले पाते हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिससे किसान अच्छा खासा फायदा कमा लेते हैं। मिर्च की खेती भी ऐसी ही मोटी कमाई वाली है, बस इसको सही तरीके से करने की जरूरत है। तो आप कैसे करें मिर्च की खेती, जिसके बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिरीन अख्तर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मिर्च ऐसी सब्जी है जिसके बिना हमारे हर दिन का खाना नहीं होता है। हर दिन हमारे थाली में एक मिर्च एटलीस्ट होना ज़रूरी होता है। और मिर्च ऐसे सब्जी भी है कि जो सालों भर फलता है तथा 1 महीने में इसके ये जो फसल है ये रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो हरी मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। मूल प्रक्षेत्र में लगाने से पहले अच्छे से खेत की तैयारी करनी होगी। 3 से 4 बार अच्छे से जुताई करके लास्ट में पाटा से उसको लेवलिंग भी कर लेना पड़ेगा। और लास्ट जब जुताई होगी, शेष जुताई के समय पे जो है 250 क्विंटल अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट जो है हम लोग खेत में पर हेक्टेयर मिला देंगे। तो इसके साथ साथ में खाद पानी भी ज़रूरी है। तो गोबर की खाद की बात हमने कर ली है, साथ साथ में रासायनिक खाद भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसल डोज के तहत में जो है 75 किलो प्रति हेक्टेयर का फॉस्फेट और पोटैश भी 75 किलो देते हैं। साथ में 50 किलो जो है रासायनिक नाइट्रोजन भी उसमें देते हैं प्रति हेक्टेयर के लिए। और लगाने के रोपाई के जो है 1 महीने बाद बाकी 50 किलो नाइट्रोजन जो है टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। और उसके 1 और महीने बाद में जो है और 50 किलो नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग, हर टॉप ड्रेसिंग के बाद में अच्छे से पौधे में मिट्टी भी चढ़ाया जाता है और उसको क्यारी अच्छे से मेंटेन किया जाता है। मिर्च की संकर किस्में: काशी अर्ली, काशी हरिता, उजाला, तेजस्विनी, अग्नि, चैंपियन। सूर्या की खेती करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। सामान्य बीज की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है और मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही हो। बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बेडिज्म प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ अच्छे किस्म आप लोग लगा सकते हैं, जो जैसे कि पंच सीवन है, पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, उसके बाद में पंजाब सुर्ख है, पंजाब लाल है, ये सारे किस्म मिल जाती है। और इसके साथ साथ में जो है हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि रोपाई करने से पहले हम लोग जैसे नर्सरी से बिजड़ा को उठाएंगे, रोपाई करने से पहले उसको ट्रीटमेंट करते हैं। पहले कोई भी फंजीसाइड में देके ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग यूजुअली कार्बेंडाजिम यूज़ करते हैं, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से हम लोग बीज की जो बिजड़ा की ट्रीटमेंट करेंगे उसमें हम लोग उसको 10 मिनट बिजड़ा को डिप करके रखेंगे। और उसके बाद में अच्छे से बेड्स बन जाएगी, बेड्स बनती है और क्यारियों में हम लोग मिर्च की रोपाई करते हैं। तो 2 क्यारियों के बीच में जो है दूरी हम लोग 60 सेंटीमीटर का देंगे तथा जब हम पौधा लगाएंगे उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है वहाँ पे
45 सेंटीमीटर हम लोग बरकरार रखेंगे। और मिर्च की पौधे जो है हम लोग रुपाई करेंगे शाम में रुपाई करने से जो है ट्रांसप्लांटिंग शॉक हम बोलते हैं, उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक कम से कम लगती है और उसमें पौधा जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है और रिकवर जल्दी भी कर जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नवाबपुरा, जिला टोंक के कृषक महेंद्र सिंह ने। ये भेड़ की दुम्बा नस्ल पर जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये नस्ल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ की दुम्बा नस्ल को पहचानकर आप इनका आसानी से पालन कर सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों में सींग और पूंछ नहीं होती है और इनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। किसान भाइयों, मिडिल ईस्ट की दुम्बा के लिए राजस्थान का मौसम बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ इनका पालन करके किसान कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक इसके आहार प्रबंधन की बात है, तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसको आमतौर पर किसान चराई करा सकते हैं। इसके अलावा सूखा और हरा चारा के साथ संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण भी खिला सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों को लोग काफी पसंद करते हैं। खास तौर पर इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है, तो वहीं इसके बच्चों को भी बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है। किसान भाइयों, 12 महीने की उम्र में दुम्बा नर का वजन लगभग 92 किलो और मादा का वजन लगभग 65 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह बाजार में वयस्क नर 90,000 से 1,50,000 रूपए, तो वहीं मादा 70,000 रूपए और भेड़ के बच्चे 15,000 से 30,000 रूपए में बिकते हैं। इसकी मांग ईद उल अजहा पर बाजार में बहुत होती है। उस समय किसान भाइयों को इसका अच्छा भाव मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की दुम्बा नस्ल को पालना चाहते हैं, तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।